हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। सो अब जो है हम लोग इस वीडियो में जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि हम लोग एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करें बिटवीन JNU वर्सेस DU। सो इट्स नॉट ए कंपैरिजन लाइक टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, बट देन इट्स बिटवीन JNU एंड DU। इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि ये बुरा है या ये बुरा है। The first thing that you need to understand is making choices. Choices in terms of कि आपका preference क्या है, ठीक है, आपका aim क्या है, and how do you want to achieve that aim? क्योंकि JNU या DU किस पॉइंट को आपको रखकर कंसीडर करना है, इस पे हम लोग बातें करेंगे। बट देन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस अबाउट द यूजी स्टूडेंट्स। सो वो सारे स्टूडेंट जो 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेड कोर्सेज में, यूजी के कोर्सेज में, जिन लोगों ने इस साल 12th किया है या लास्ट ईयर 12th किया है, लास्ट ईयर 12th किया है, अब आप लोग प्लान कर रहे हैं इस बार JNU में एडमिशन लें या DU में एडमिशन लें, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जहाँ पे हम लोग एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे, जहाँ पे हम लोग JNU के एडवांटेज डिस्कस करेंगे, DU के एडवांटेज डिस्कस करेंगे, और आपको देखना है कि इन एडवांटेजेस को आप अपने बेनिफिट में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ JNU एंड DU। हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि JNU क्या है, DU क्या है। तो अगर हम लोग JNU की बात करते हैं तो ये आपका आप ये बोल सकते हैं कि US मॉडल पे यूनिवर्सिटी, जहाँ पे यहाँ पे कॉलेजेस नहीं होती है बल्कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। वहीं अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो DU के अंदर अराउंड 80 कॉलेजेस हैं, और आपका एडमिशन इन 80 कॉलेजेस में होता है जो DU से एफिलेटेड है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दिस मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू JNU। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स किस किस टर्म में है, अब इसको हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर से इस पे बैक आएंगे। लेकिन अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो किसी को भी कंसिडर करना चाहिए, वह है कोर्सेस, कि कौन कौन सा कोर्स है अंडर ग्रेड लेवल पे। और उस टर्म में JNU कहीं कहीं एट ए आप ये बोल सकते हैं कि एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि DU के जो नंबर ऑफ कोर्सेज हैं वो कहीं ज़्यादा है। सबसे पहला मैं JNU को अगर शॉर्ट में बता दूं तो यहाँ पे आपका सिर्फ BA होता है फॉरेन लैंग्वेज में, और एक और कोर्स लास्ट ईयर से ऐड हुआ है BSc इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। और इनफैक्ट BSc इन आयुर्वेदा बायोलॉजी डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट में है, ऐसा भी नहीं है कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में है या लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में है, जहाँ आप ये कंसीडर करें कि हाँ आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं। आयुर्वेदा बायोलॉजी संस्कृत डिपार्टमेंट में, स्कूल ऑफ संस्कृत वाले डिपार्टमेंट है। दिस मीन्स कि आप वो वैदिक स्टडीज आप ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे एक सीरियस आप ये बोल सकते हैं कि लैक करता है JNU इन टर्म्स ऑफ द कोर्सेज। लेकिन वहीं पे अगर हम DU की बात करें तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है BA। देखिए BA में यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, सोशोलॉजी हो गई, और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका फिलॉसफी हो जाता है, और आपका साइकोलॉजी हो जाता है, ठीक है। और आपका अगर मान लीजिए आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, संस्कृत ऑनर्स भी कर सकते हैं। और ये सारे आपके ऑनर्स कोर्सेस हैं। लेकिन इसके और अगर हम JNU की बात करें तो ये सारे ऑनर्स कोर्सेस हैं। लेकिन DU में इसके साथ ही प्रोग्राम भी होता है, BA प्रोग्राम, जहाँ पे आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में
किसी एनी टू को चूज करना पड़ता है कॉम्बिनेशन में। तो ऑनर्स में क्या होता है कि आप इको ऑनर्स करते हैं या पॉलिटिकल साइंस करते हैं तो आप सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और बीए प्रोग्राम में क्या होता है कि ऑनर्स डिग्री नहीं आपको कोई दो। ये तो हो गया बीए। इसके बाद आ जाता है आपका बीएससी। बीएससी में आप फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। स्टैट्स जो है सारे कॉलेजेस में नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस में। वैसे ही ज्योग्राफी जो है सारे कॉलेजेस में नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस में है। तो ये एक हो गया। अब इसके अलावा जो एक जो DU का जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है वो है बीकॉम। बीकॉम में भी ऑनर्स कोर्स है और प्रोग्राम कोर्स है। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको स्पेशल कोर्सेज ऑफर करते हैं। वो स्पेशल कोर्सेज क्या क्या है? किसी को अगर मास कॉम करना है तो वो कर सकते हैं, अगर किसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है तो वो कर सकते हैं। और कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स कराते हैं, और ये भी ऑनर्स कोर्स होता है। लेकिन पता है क्या, एक मुझे लगता है कि DU का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि DU में 1 साल का डिप्लोमा भी होता है, और ये डिप्लोमा होता है आपका फॉरेन लैंग्वेज में। इन द सेंस कि आप कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेकेंड हाथ में, स्पेशली नॉर्थ कैंपस के कुछ कुछ कॉलेजेस को मैं जानता हूँ जहाँ पे आप मान लीजिए अपने रेगुलर किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के अलावा आप जो है मान लीजिए फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन ये सब सीख सकते हैं। तो DU में आपको वो एडवांटेज हो जाता है कि आप ये सारे ऑनर्स के कोर्सेज BA चूज़ कर सकते हैं, BSc चूज़ कर सकते हैं, बीकॉम चूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप किसी एक फॉरेन लैंग्वेज को भी एज ए डिप्लोमा सीख सकते हैं। और इनफैक्ट 1 साल काफ़ी होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। JNU यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाता है, क्योंकि ये कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो और कहीं नहीं मिलता है। अब तो ये हो गया कोर्सेज को लेके, लेकिन सवाल ये है कि इन कोर्सेज को क्यों चूज करें? वाई शुड यू प्रेफर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और BA कोरियन को आप छोड़कर बीकॉम ऑनर्स या BA इको क्यों चूज कीजिएगा? देयर हैज टू बी सम सीरियस एडवांटेज ऑफ चूजिंग एनी ऑफ दिस DU सब्जेक्ट्स। लेकिन चलिए, टू बी वेरी फेयर, अगर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया DU का, एक एडवांटेज बता दिया, तो लेट्स टॉक एन एडिशनल और यू कैन से ए बेनिफिट ऑफ JNU। फिर से JNU वर्सेस DU। DU का जो एडमिशन होता है ये मेरिट बेस्ड। यहीं अगर JNU का एडमिशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये एंट्रेंस बेस्ड। तो मेरिट और एंट्रेंस में फ़र्क क्या पड़ जाता है कि हेयर यू नीड टू वरी अबाउट योर 12th मार्क्स। ठीक है, अब देखिए इस बार किसको कितना किस तरीके से स्कोर दिया जाएगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 45% 12th में चाहिए, एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से आप जो है कितना स्कोर ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है ना कि DU में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो CBSE से आते हैं, और उनको एक एडवांटेज मिल जाता है जस्ट बिकॉज जो CBSE में वो लोग स्कोर कर पाते हैं। बट देन इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेट बोर्ड्स, मान लीजिए आप UP बोर्ड से आ रहे हैं, झारखंड बोर्ड से आ रहे हैं, बिहार बोर्ड से आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपके इन सारे स्टेट बोर्ड्स में आपका स्कोर लो है तो आपका एडमिशन का चांसेस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज सीरियस कंपटीशन इन DU। अगर आप नॉर्थ कैंपस में किसी भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड इफ़ यू हैव स्कोर ऑफ लेस देन 95%, देन स्टॉप थिंकिंग और टेकिंग एडमिशन। क्योंकि अगर मान लीजिए नॉर्थ कैंपस में 6 to 7 कॉलेजेस हैं, और 6 to 7 कॉलेज में आप किसी भी एटलीस्ट अगर आप मान लीजिए हिंदी ऑनर्स में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी वहाँ पे कुछ कुछ मिनिमम मुझे लगता है कि एटलीस्ट 89 to 90 तो होगा ही होगा कट ऑफ।
तो ये एक सीरियस इशू हो जाता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनका 12th में मार्क्स नहीं है। और वहीं अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू बोलता है भैया आपका अगर 45% मार्क्स है आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आ जाइए जेएनयू, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर लेस देन 95%, तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है। वैसे देखिए 80 कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्रोग्राम कोर्सेस हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी डीयू में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो दिल्ली वाले बच्चे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन जो है कि दिल्ली वाले बच्चों का रिजर्वेशन होता है डीयू में, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का जो कॉल आ रहा था कि क्या दिल्ली वालों का रिजर्वेशन होता है, हम तो आउटसाइड दिल्ली हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दोज थिंग्स। तो परसेंटेज इज अ सीरियस डिसएडवांटेज। अगर आपका लगता है कि 95 एवव है तो ठीक है, नहीं तो देखिए क्या है ना कि मान लीजिए बाकी कॉलेजेस में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि बाकी कॉलेजेस में आप जा रहे हैं एज ए डिग्री, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ और प्लान कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू बी सीरियस जस्ट बिकॉज ये चीज़ हो जाता है। एक तो पीयर ग्रुप हो जाता है, द काइंड ऑफ क्लासमेट्स दैट यू आर गोइंग टू हैव, उसका एक सीरियस इम्पैक्ट होता है आपके पर्सनालिटी पे, एजुकेशन पे, एंड व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। सेकेंडली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्यों? क्योंकि डीयू में भी जो टीचर्स की फैकल्टीज़ का जो रिक्रूटमेंट होता है, तो वहाँ पे भी रैंकिंग है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं कि जो फर्स्ट डिवीज़न है सारी जगह हम उन्हीं को रिक्रूट करेंगे, और कुछ कुछ बोलता है ठीक है यार थर्ड डिवीज़न वाले भी आ जाओ। तो लेकिन हाँ, सबका इवैल्यूएशन सेम होता है, यू विल हैव टू गो थ्रू द सेम स्टडी मटेरियल, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न, सो कंपटीशन सेम होता है इन टर्म्स ऑफ जो आप एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा नहीं है, लेकिन ये हो जाती है कि जो चॉइस ऑफ कॉलेजेस वो कम हो जाती है। तो शायद अब ये जो हम लोग जो बातें कर रहे हैं डीयू जेएनयू थोड़ा बराबर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू यू वांट टू डू। ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि लोगों का इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, वो भी कॉल करके पूछते हैं व्हाट शुड आई डू। तो मैं तो बोलता हूँ पीएचडी कर लो, फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ होगा भी नहीं। लेकिन ठीक है, देखते हैं जेएनयू वर्सेस डीयू। सो सवाल है व्हाट डू यू वाना डू। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट डू यू वाना डू में सबका एक नेशनल हॉबी है। नेशनल हॉबी क्या है? यूपीएससी। ठीक है, और 3 साल वो रह के करता क्या है? नेटफ्लिक्स। तो नेशनल हॉबी में मत जाइए, ठीक है। यूपीएससी क्रैक करना है तो उसके लिए अभी से ही स्ट्रैटेजिक आपका प्लान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द एमए स्टूडेंट के एक सवाल होता है कि सर डीयू में या जेएनयू में अगर हम आते हैं तो यूपीएससी का कितना खर्चा होता है। तो एक शॉर्ट वर्जन में हम लोग आपको बता देते हैं। वैसे आप लोग इसको देखिएगा भी कि यूपीएससी अगर आप करना चाह रहे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। मेरे हिसाब से अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, शॉर्ट में बता देंगे, यूपीएससी का अलग से हम लोग बताएंगे आपको। आपके पास अकाउंट में एटलीस्ट 10 लाख होना, मतलब आपके अकाउंट इन द सेंस कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 10 लाख होना ही चाहिए, और वो ऐसा 10 लाख होना चाहिए जो डूब जाए तो ना आपको गम हो ना आपके पेरेंट्स को। अब भैया बहुत सारे लोग बोलेंगे तो 10 लाख है ही नहीं, कैसे करेंगे। अब देखिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जीएस के लिए कोचिंग करते हैं तो अभी जो फ़ी चल रहा है वो 2.5 से 3 लाख। आप जब अपना ऑप्शनल करते हैं तो उसका जो फ़ी चल रहा है अच्छे अच्छे किसी भी आप ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में, वो है चल रहा है 0.75 से लेके पॉइंट, मतलब
75,000 से 1 लाख रुपए। इसके बाद जो है आप मान के चलिए कि 3-4 टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कीजिएगा ही कीजिएगा, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा हो जाता है वो है अराउंड 0.4 to 0.5 यानी 50,000 खर्चा हो जाता है। अब आ जाती है बात कि रहने में, अगर आप DU में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एडवांटेज क्या होता है कि आपके पास, सॉरी वो एडवांटेज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कॉस्टिंग पे बातें कर रहे हैं। तो DU में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर कहीं पे मान लीजिए फ्लैट या रूम लेके रह रहे हैं तो आपका रहने खाने का सारा कुछ एकदम कंजड़ बन के रहिएगा, तब भी जो है 10,000 तो हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेट भी है, 1-2 दिन में यार चाय समोसा तो चलेगा ही चलेगा, प्लस सब्जी लाना, ये लाना, वो लाना, बहुत टेंशन। ठीक है, तो ये आपका साल का हो गया 1,20,000। ठीक है, लेकिन साल का 20,000 में ना आप 30,000 और मान के चलिए, वो कहने को 20,000 होता है, होता नहीं है इतने, 1.5 लाख। अब देखिए ऐसे तो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं UPSC, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 3 साल तो कम से कम मेहनत कीजिएगा ही कीजिएगा। तो इसमें इंटू कर दीजिए 3, तो आपका हो जाता है 4,50,000। ठीक है, तो रहने खाने पीने, ट्रैवल, मेट्रो, बस, गर्मी बहुत है तो आप मेट्रो से ही ट्रैवल कीजिएगा, तो हो गया 4.5। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो हो गया कितना, 4.5 प्लस 0.5, 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 3, 9 लाख हो गया। अब 1 लाख तो इंश्योरेंस लेके चलिए, ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो 9 + 1 = 10 लाख खर्चा हो गया। अब 10 लाख का जो खर्चा हो गया, जरूरी नहीं है कि UPSC निकलेगा, नहीं निकलेगा तो समझ लीजिए कि वो आपका गम नहीं है, आप जल्दी सुधर जाइए कि क्या करना है, स्ट्रीम चेंज कीजिए या कुछ अपना हॉबी चेंज कीजिए, नहीं तो 5-6 साल और लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे अब एक ही जगह पैसा आपका बच सकता है, वो ये वाला पैसा रहने खाने में। वहाँ पे अगर आप मान लीजिए JNU आते हैं तो यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो हॉस्टल का बहुत सारे लोगों का जो ये होता है कि जैसे हम लोगों की अगर आप लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि सारे लोगों का मेस बिल मंथ के एंड में डिवाइड कर दिया जाता है। सो रफली जैसे अलग अलग हॉस्टल्स का वेरी करता है, लड़कियों का कम आता है, लड़कों का ज़्यादा आता है। लड़कों का क्यों ज़्यादा आता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2,700 से 3,000 रुपये पर मंथ मान के चलिए, इंटू 12 कर लीजिए। हाँ, सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि JNU का हॉस्टल कभी बंद नहीं होता है, मतलब यहाँ का रेस्टोरेंट हमेशा चालू है। यानी इसका कर लीजिए 36,000 एक साल का, इंटू आप मान लीजिए 3, तो हो गया आपका 72,000 रुपये। प्लस आप मान के चलिए 1-2 हज़ार तो पर मंथ यार इधर उधर चाय समोसा में चलेगा ही चलेगा, यानी 5,000 नहीं, सॉरी, हाँ, तो 5,000 मान के चल लीजिए। सॉरी, ये तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, 108 होगा। अगर आप 5,000 मान के चलते पर मंथ तो ये आपका हो जाता है 60 × 3 = 180। तो 1,80,000 अगर आपका JNU में पढ़ाई करते हैं फिर भी इतना खर्चा हो रहा है, वहीं अगर आप DU में पढ़ाई कर रहे हैं तो 4,50,000 हो रहा है। सो रफली आप यहाँ JNU में पढ़ाई करके बचा लेते हैं 2,70,000। ठीक है, तो ये चीज़ ना आप लोग अपने पेरेंट के साथ भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखिए JNU बच के हम आपका पैसा बचा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या है, सबसे बड़ी JNU में जो समस्या है, जो फिर आपका DU में एडवांटेज हो जाता है कि जब भी आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को UPSC के पर्सपेक्टिव से चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो JNU में वो सारी चीज़ें क्योंकि नहीं पढ़ाई जाती है UG के लेवल पे, तो वो 3 साल का जो आप UPSC पे लगाते हैं तो उसमें DU का एक एडवांटेज के रूप में होता है। क्यों?
क्योंकि यूपीएससी के लिए भी आपने मान लीजिए 3 इयर्स तक हिस्ट्री पढ़ा, और कॉलेजेस में भी आप डी के कॉलेज में भी मान लीजिए 3 साल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये जो एक होता है ना स्पिल ओवर होता है कि जहाँ कॉलेज में जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं वही चीज़ यूपीएससी में पूछ रहा है, जो यूपीएससी में पूछ रहा है आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कॉलेज के भी ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। और वो एक सीरियस डिसएडवांटेज हो जाता है जेएनयू में, क्योंकि जेएनयू में ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं होती है। अंडर ग्रेड लेवल पे आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से आपका जो है आप ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी होता नहीं है, वो सारे पेपर्स होते नहीं हैं। लेकिन फिर जेएनयू का एडवांटेज क्या है? देखिए जेएनयू का एक एडवांटेज क्या है ना कि जेएनयू में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो 3+2 यानी 5 इयर्स का ये ना पूरा 5 ईयर प्लान इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जब भी आप जेएनयू में एडमिशन लेते हैं तो आप लेते तो हैं 3 इयर्स में, लेकिन वो बीए प्लस एमए साथ का वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। यानी 5 साल तक आपको कमरा से कोई नहीं निकाल पाएगा, चाहे कोरोना आ जाए, भूकंप आ जाए, आप कमरा मत छोड़ना, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोग जैसे जो जूनियर्स, जो हम लोगों के जो स्टूडेंट हैं जो 2018 में जिन्होंने एडमिशन लिया, अब उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल जो है वो IRPSM के क्लासेस ले रहे हैं एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब जो है मैंने फ्रेंच पढ़ लिया, स्पेनिश पढ़ लिया, अब जो है थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना चाहिए, तो वो लोग इधर से स्विच मारते हैं। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए आप DU में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है रैदर देन वो स्टूडेंट जो जेएनयू में मान लीजिए 3 साल जो जिसने स्पेनिश पढ़ा है, अब वो 1 साल कोशिश कर रहा है IR में लेने का। क्योंकि फॉर्म तो पूरा जितना BA के स्टूडेंट होते हैं 100% सारे बच्चे भर देते हैं। जेएनयू में MA का कोर्स होता है 2-3 लोगों का, बहुत कम ही कोर्सेज में आप देखिएगा कि जेएनयू वाले BA जो वहाँ से फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई कर रहे हैं वो इधर आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए जो स्टूडेंट 3 साल उसी चीज़ को पढ़ा है उसके पास तो ज़्यादा एक एडवांटेज होता है सारी चीज़ों को समझने का, फिर एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो यहाँ तक होपफुली आपने समझ लिया। सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे हिसाब से लगता है, जो DU और जेएनयू में अगर आप आते हैं ना तो एक मैंने भी बहुत कोशिश की एक कंपैरिजन करने की, और उसमें भी एक ऐसे वेरिएबल्स के पे जहाँ पे दोनों खरा उतरता है, लेकिन वो वेरिएबल नहीं मिल पाया। वेरिएबल इन द सेंस कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर सकें। लेकिन अगर आप मेरे से पूछिएगा तो जेएनयू का जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे रहने का खर्चा नहीं है। लेकिन रहने का खर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा जाता है पे चर्चा पे। ड्यू पे कोर्स यानी कि आप जो है अपने ऑप्शनल के हिसाब से कोर्स चूज कर सकते हैं जिसमें आपको यूपीएससी करना है, और वो 3 साल मान लीजिए यूजी के लेवल पे ही आप शुरू कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम जो है जेएनयू में भी आके मान लीजिए हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री के क्लासेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए समस्या क्या होती है ना कि आप जब भी क्लास करने जाते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप यूपीएससी का क्लासेस करने आते हैं तो ये एज्यूम करके चलता है कि आप जो है हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन आपको अगर हिस्ट्री नहीं पता है तो वो 6 महीना 9 महीने का कोर्स निकल जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। तो जेएनयू का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट को लेकर, और DU का जो एडवांटेज है वो कोर्सेज को लेकर कि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस होती है कि आप कहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं। प्लस जब भी आप यूजी 3 साल कर लेते हैं तो आपके पास 100% चांसेस होते हैं पीजी के लिए। आप पीजी में या तो DU में आ सकते हैं या जेएनयू में आ सकते हैं। देखिए जेएनयू में क्या है ना कि हर एक बच्चे को हॉस्टल मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम लोग DU की बात करें तो 5-6 ही ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे हॉस्टल है, और उसमें भी हर एक डिपार्टमेंट से 1-2 बच्चों को ही मिलता है। वहीं अगर हम लोग पीजी या उसके एबव लेवल की बात करें, पीजी, एमफिल, पीएचडी में, तो फिर यही होता है कि 2-3, 4-5 ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, क्योंकि पीजी के लिए या पीजी से एबव के लिए सिर्फ 4 हॉस्टल है DU में, तो सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो ये आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे क्या है कि मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
और अगर आप मेरे से पूछिएगा कि क्या किया जाए, अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और आप सीरियस हैं, देन गो फॉर DU। दूसरा सवाल, अगर आप सोचते हैं कि नहीं अभी 3 साल मुझे तैयारी नहीं करनी है, अभी अच्छे से सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन करना है, गो फॉर JNU। हाँ, ये टॉस वाला सिस्टम मत कर लीजिएगा कि टॉस कर लेंगे कि इधर एडमिशन हो रहा है उधर चले गए। JNU के लिए सबको फॉर्म भरना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन है। और DU का भी फॉर्म भरिए, आप चेक कर सकते हैं कि अगर नॉर्थ कैंपस मिल जाता है तो DU बेटर है, नॉर्थ कैंपस नहीं मिल पाता है तब JNU आप आ सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली हम लोगों ने सारा कंपेयर कर ही दिया है। सो दिस इज मोस्टली फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। विल सेपरेटली डिस्कस अबाउट द PG कोर्सेज कि PG के लिए कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है, JNU है या DU है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वी डोंट हैव टू गो कि यहाँ कहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको ये देखना है कि जो आपका एम है उसमें JNU कहाँ फिट हो रहा है और DU कहाँ फिट हो रहा है, एंड देन यू नीड टू डिसाइड। क्योंकि देखिए पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप UPSC करना चाह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स भी जो DU ऑफर करता है ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो दोनों को आप कंपैरिजन कीजिए एंड आई थिंक यू विल टेक द बेस्ट डिसीजन। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, सोचने में कि क्या चूज़ करना चाहिए, सो यू कैन गिव अस ए कॉल एंड विल डिस्कस इन डिटेल्स कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें। और आपके पास कुछ और भी सजेशंस हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट अस टू मेक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सजेशंस आते रहता है, बहुत बार हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट देन विल मेक अ बेस्ट एफर्ट टू रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट। और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब क्या चूज़ करना है क्या चूज़ नहीं करना है। डिस्कस विथ योर पेरेंट, डिस्कस विथ योर सिबलिंग्स, डिस्कस विथ योर सीनियर्स। फिर भी नहीं होता है देन डिस्कस विथ अस एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अब जो है DU का फॉर्म आने वाला है, JNU का फॉर्म आने वाला है। JNU के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, DU के लिए तो पार्टी करनी होगी। तो इसके अलावा आपके पास कुछ और भी सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।